हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेक्चर को। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब जर्नली ये जो स्ट्रगल वर्ड है ये किसके लिए यहाँ पर यूज करा जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रांस में सफरर्स थे, विक्टिम्स थे। किस बात के विक्टिम थे? लुई 16 की और इसके खानदान की हरकतों के विक्टिम थे। देखो, ये जो रोमन नंबर्स होते हैं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हम इनको ऐसे लिखते हैं, राइट? 1 2 3 करते करते 10 हम लिखते हैं ऐसे। अगर आप पेपर में कभी इसको लिखने में कंफ्यूज हो जाओ या आपको मतलब इतना हैंडी फील ना हो, तो आप सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, लुई 16। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? और अगर आप चाहो तो इसकी जगह लुई 16 ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर आपको रोमन नंबर लिखने नहीं आते या फिर इतने पल्ले नहीं अगर पढ़ते हैं, ठीक है? वैसे तो बचपन में सबने कर रखे होते हैं, लेकिन फिर भी बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि जैसे मैं XV1 बनाकर यूज़ कर रहा हूँ 16 को लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख कर आना तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सफरर्स, सफरर्स किसके हाथों? जैसा कि मैंने आपको बताया, लुई 16 के हाथों, ठीक है? खुद तो ये मज़े में था, इसका खानदान मज़े में था, और अपने कर्जे को चुकाने के लिए जो कि इसके बाप दादा छोड़कर गए थे, इसने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए थे। और लोग जो मेन मुशक्कत जो कर रहे थे वो किस बात की कर रहे थे कि उनको 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी फ्रांस में, जिसको कहते हैं ब्रेड नहीं मिल पा रही थी, ठीक है? इस टॉपिक का ज़रा पहले कंटेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, ठीक है? फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, 23 मिलियन हुआ करती थी 1715 में। 1789 आते आते वो हो गई 28 मिलियन। आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल एक बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा है कोई एग्ज़ाम रिलेटेड है, लेकिन पहला आपको जो कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, आप ये मुझे बताओ, 1 मिलियन में कितने हज़ार या कितने लाख होते हैं? ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। ये आपका पहला होमवर्क है, आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि 1 मिलियन कितना होता है, ये कितने हज़ार या कितने लाख होते हैं? तो कुल मिलाकर आपको दिख रहा है कि अच्छी खासी जो बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन के अंदर, वो कितने मिलियन पॉपुलेशन की हुई है? वो हुई है दोस्तों 5 मिलियन पॉपुलेशन की, 1715 से लेकर 1789 तक। अब जब पॉपुलेशन जो है, अगर उसकी बढ़ोतरी हुई है, अगर पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ती हुई आबादी के साथ डिमांड भी बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की, ठीक है? लेकिन हो क्या रहा था? मिस मैच, एक चीज की मिसमैचिंग हो रखी थी। किस चीज की? डिमांड जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड ग्रेन्स की वो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स की, या जिसको आप इकोनॉमिक्स की टर्म में आप ऐसा भी कह सकते हो, जो सप्लाई है फूड ग्रेन्स की, वो डिमांड के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही थी। यानी कि देयर वाज अ मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो आप मुझे बताओ, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है मेरे साथ, जब भी ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा है किसी चीज़ की और सप्लाई कम है, तो प्राइस के साथ क्या होगा? बढ़ेंगे, गिरेंगे या सेम रहेंगे? प्राइस ऊपर की तरफ शूट होंगे, बढ़ेंगे। यानी कि जब फूड ग्रेन्स को लेकर डिमांड ज़्यादा, उनकी सप्लाई कम है, तो जब खाने पीने के दाम बढ़ने लग जाते हैं, हम ऐसी इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रांस में इसका मतलब क्या विटनेस हुई? फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली विद रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द प्राइसेस ऑफ ब्रेड पर्टिकुलरली। वैसे तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं एक घर परिवार के राशन के लिए। किसी भी कंट्री में घर परिवार जब एक अपना राशन का बजट बनाता है, तो राशन के अंदर सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ रोटी लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके अंदर। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मुशक्क़त और मेहनत थी, और जो पूरी की पूरी जो लड़ाई थी, और जनता का जो आक्रोश और गुस्सा था राजा और प्रशासन के प्रति, वो इसी बात को लेकर था कि ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अगला पॉइंट इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। जो प्राइजेस थे
ब्रेड के वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। अब इसके बढ़ने से दिक्कत क्या है? दिक्कत दोस्तों ये है, जो ब्रेड है वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की स्टेपल डाइट हुआ करता था। ठीक है, मुझे एक बात बताओ आर्यन, स्टेपल डाइट कौन सी डाइट होती है? शाबाश। रेगुलर बेसिस पर जो अपन फूड स्टफ कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेपल डाइट। ठीक है, एक समस्या तो आपको ये दिख रही है सामने। अब बड़े सारे जो वर्कर्स थे दोस्तों, वो एम्प्लॉयड थे लेबरर्स की तरह वर्कशॉप्स में। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ब्रेड जो लोग बना रहे हैं उनके पास भी एक्सेसिबल नहीं है ब्रेड। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो ब्रेड है, लोफ ऑफ ब्रेड जो है, ये लिमिटेड वे में प्रोड्यूस हो रही है। जाएगी किसके पास? लुई 16 के खानदान के पास, या फिर आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या कवर करवाया था? एस्टेट सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास तो ऐसे ही चली जाएगी लोफ ऑफ ब्रेड। थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके पास चली जाएगी। फिर हमने एक पॉइंट कवर करा, बड़े सारे जो वर्कर्स थे वो लेबरर्स के तौर पर एम्प्लॉयड थे बड़ी सारी वर्कशॉप्स में, और उनकी वेजेस फिक्स हुआ करती थी। अब एक आम आदमी या फिर एक आम लेबरर के साथ हम इसको मान लेते हैं कि ये है फ्रांस का उस जमाने का एक आम नागरिक, एक कॉमन मैन। दिक्कत ये है, इसकी जेब में मान लो पड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेबर। अब लेबर क्या हुआ? अगर लेबर क्या था फ्रांस का, मैंने आपको बताया था, ये लेबर क्या था? करेंसी हुआ करती थी फ्रांस की, आगे चलकर डिसकंटिन्यू हो गई थी, है ना। दिक्कत क्या थी? अब इस लेबर की जो वेजेस हैं वो है फिक्स। ठीक है, इसकी जेब में इतनी चवन्नी अठन्नी पड़ी हुई है, और जो ब्रेड के दाम है वो इसकी वेजेस से भी ज्यादा है। तो पॉइंट ये है, इस फूड इन्फ्लेशन में लोगों के मुंह से निवाला छिन गया। अब वेजेस इतनी तेजी से कभी बढ़ती नहीं है जितनी तेजी से ये फूड स्टफ के, फूड ग्रेन्स वगैरह के ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, फ्रांस के लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो गैप है गरीब और अमीर के बीच में, वो वाइड होता चला आ रहा है, चला होता जा रहा है, और चला होता जाएगा। ये गैप ब्रिज नहीं होने वाला, कम नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही चला जाएगा। फ्रांस के लोगों को दिक्कतें कुछ और भी सताती थी। हालात बद से बदतर बन जाते थे जब फसल की कटाई का टाइम आता था और फसल जो है वो खराब हो जाती थी, या तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस पड़ जाती थी, सब कुछ सूख जाता था, या फिर फ्रांस में आ जाता था कभी कभार अलग अलग मौसम में हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये देखे होंगे कभी, जिसको आप कहते हो हिंदी में ओले। ओले को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग कहते हैं हेल, और ओलो का जो तूफान होता है उसको हम कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो या तो सूखा पड़ जाता था, या जब ये ओले गिरते थे इसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी। अब इसकी वजह से फ्रांस में एक सिचुएशन हमें देखने को मिली विच केम टू बी नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये है वो सबसिस्टेंस क्राइसिस, और ये है वो दरिंदा लुई 16 जिसके पास और जिसके परिवार के पास, या जिसको लोग सपोर्ट करते थे, जो लोग फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग जो कि आपको आसपास दिख रहे हैं, ये आराम से लोफ ऑफ ब्रेड को अफोर्ड कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी आराम से, बल्कि मैं तो कहूँगा ओवर ईटिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस की मार किसके ऊपर पड़ी? गरीब जनता के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, लेबरर्स के ऊपर, जिनकी वेजेस नहीं बढ़ रही थी, और फूड इन्फ्लेशन के जो शिकार थे। वेजेस बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन जो आम चीजों के जो दाम हैं वो आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहां पर लोगों का जो लाइवलीहुड होता है
वो खतरे में आ जाता है, एंडेंजर हो जाता है। और ये चीज़ फ्रीक्वेंटली बार बार फ्रांस में देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। और ये ओल्ड रिजीम की बात यहाँ पर किससे रिलेटेड हो रही है? लुई 16 और उसके बाप दादा। अब जनता में इन सब हरकतों की वजह से आप मुझे बताओ, गुस्सा या आक्रोश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? होगा ऐसा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है किसी भी कंट्री के अंदर? हम यहां पर सिर्फ बात फ्रांस की नहीं कर रहे हैं, फ्रांस की तो करने ही है चैप्टर 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। लेकिन ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस समझ गए ना, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पर बेसिक मीन्स जो होता है लोगों का, लाइवलीहुड का, वो खतरे में आ जाता है। ठीक है? और लोग 2 वक्त की रोटी तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और या तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं या तो भूख से मर जाते हैं, भूखमरी ही मार देती है उनको। तो ये होता कैसे, ये वाला क्राइसिस आता कैसे किसी भी देश के अंदर, इसको जरा समझते हैं। देखो, सबसिस्टेंस क्राइसिस आने के लिए 8 स्टेप्स का वर्क करना जरूरी है ऑर्डर में, और ये आपको इसी ऑर्डर में याद करने हैं जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है, आप इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वगैरह कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, जो फसल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किसान ने इतनी मेहनत करके फसल उगाई, लेकिन इसकी जो पैदावार है उसने कोई भी नतीजा नहीं दिया, और बहुत ही ज्यादा दुखद नतीजा निकल कर आया, हार्वेस्ट बहुत खराब थी। जब कटाई फसलों की बहुत खराब है, तो यानी कि अनाज की किल्लत जो है वो देश में होने लग जाती है, किसी भी, जहां पर हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहीं पर भी आता है, जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए फ्रांस में, तो स्केर्सिटी हो जाएगी फूड ग्रेन्स की। जब स्केर्सिटी हो जाएगी तो लोग तो उतनी ही रोटी खाते हैं, लोग तो उतना ही खाना खाते हैं, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। इसकी वजह से होगा क्या? फूड इन्फ्लेशन आएगी। जो आम चीज़ों के, स्पेशली फूड ग्रेन्स के, या फ्रांस की जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते चले गए, या फूड प्राइसेस ऐसी सिचुएशन में बढ़ते चले जाते हैं, फूड इन्फ्लेशन जो है वो विटनेस करने को मिलती है। इसकी वजह से होता क्या है, जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा मांगते ही रह जाता है, हाथ फैलाते ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फूड प्राइसेस टचिंग द स्काई। ये लेडी जो हाथ में लोफ ऑफ ब्रेड ली हुई है, ये इस चीज का सिंबल है कि ये जो 2 वक्त की रोटी के जो दाम है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे होता क्या है, जो पूरे स्वतः पुअर लोग हैं वो खाना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जब वो ये देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों को, सम पीपल आर ईटिंग मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, जितनी उनको जरूरत नहीं भी है उससे ज्यादा कुछ लोग जो हैं वो ठूसते चले जा रहे हैं, और समाज में एक फर्क पैदा होने लगा है हैव्स और हैव नॉट्स का। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, और किसी के पास बहुत ज़्यादा है और उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। इसकी वजह से जो लोग हैं वो ऐसे लोगों से लड़ने लग जाते हैं अनाज छीनने के लिए, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने घर परिवारों का पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए, और भूखमरी से अपने परिवारजनों को अपनी आंखों के सामने ना मरता हुआ कोई देखे, इसकी वजह से होते हैं दंगे फसाद, फूड राइट्स। और उसके उन दंगे फसाद के पीछे कारण होता है सिर्फ और सिर्फ खाना ना मिल पाना। लोगों के शरीर बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं, बीमारियां फैलने लग जाती हैं, अल्टीमेटली एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है जहां पर मौत बहुत अधिक नंबर के अंदर वो रीजन, वो कंट्री, वो देश विदेश विटनेस करता है जब भी किसी देश में सबसिस्टेंस क्राइसिस आता है। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस के स्टेप्स आप लोगों को समझ में आए? इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी दिक्कत? जल्दी बताओ, हाँ है ना? पक्का? ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि YouTube पे सर वीडियोस इतनी कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं आती हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि YouTube पे सब कुछ ट्रायल मोड के हिसाब से आप लोगों को दिया जाता है। हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है जहाँ पर आपको
लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, जैसे ये मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं गूगल मीट की क्लासेस पर लाइव, ऐसे आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं जो कि आपको प्राइवेट चैनल्स पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस जो फाउंडेशन कोर्स की जो डिटेल्स हैं मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा, और ये फाउंडेशन कोर्स में कोई भी पर्सन एनरोल हो सकता है जो कि 2025 से लेकर 2029 तक किसी भी साल में यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में आप बैठना चाहते हो तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। मैं आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो रिलीज़ करके बताऊंगा इस कोर्स की सारी डिस्क्रिप्शन। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, इस अंग्रेजी लाइन का मतलब है क्या, सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। देखो, फ्रांस में पहली बार ऐसा हुआ, और आप ऐसा कह सकते हो कि यूरोप की धरती पर ऐसा हुआ, एक नई क्लास इमर्ज होकर आने लगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रिच और पुअर, राइट, रिच और पुअर। अब एक नई क्लास इमर्ज होकर आने लगी जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास का सपना क्या था, जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस किस किस को मिल रही हैं फ्रांस में, बताओ, आप नेम करो जरा, प्रिविलेजेस किस किस को मिल रही हैं आर्यन? मोनार्क को मिल रही हैं, फिर थर्ड एस्टेट में से किसको मिल रही है, फर्स्ट एस्टेट वालों को मिल रही हैं, फिर किसको मिल रही हैं, सेकंड एस्टेट वालों को मिल रही हैं। बस थर्ड एस्टेट में जो रिच लोग हैं आप उनको प्रिविलेजेस मत कहना कि उनको प्रिविलेजेस मिल रही है। क्यों नहीं कहना, देखो आपके दिमाग में आया होगा सर थर्ड एस्टेट में भी तो आप बोल रहे हो इतनी देर से, जब से आप हमें ये पढ़ा रहे हो चैप्टर, तो आपने तो फैमिलियर करवाया है थर्ड एस्टेट में कुछ अमीर लोग भी हैं, राइट मयूर? मैंने बोला था ना वहाँ पर भी बिजनेस क्लास और लॉयर्स और ये सब होते थे, है ना, कॉर्पोरेट्स वगैरह होते थे वहाँ पर। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि प्रिविलेजेस इन्हीं लोगों के पास थी, थर्ड एस्टेट के वो वाले लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि वो लोग अच्छे लोग थे। कैसे प्रूव करते हैं इस वाली डिस्कशन में, इस वाले टॉपिक में। देखो क्या होता है, इन द पास्ट जो पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवोल्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा। ऐसा नहीं था, मतलब राइटर आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा नहीं था कि वो एक ही दिन में आपको पहली बार एक भूचाल भौकाल देखने को मिला लोगों का, कि जनता का आक्रोश सड़कों पर आकर वो बैसाइल प्रिजन के बाहर गए और लुई 16 के खिलाफ, उनके खानदान के खिलाफ उन्होंने दंगा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं था कि जनता गुस्से में आई है। इससे पहले भी हमें फ्रांस में लोगों का आक्रोश, गुस्सा देखने को मिला है जब लोगों ने रिवोल्ट करे हैं अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी, जो कि कॉन्स्टेंटली एक दिक्कत थी। ऐसा नहीं था कि जहां से चैप्टर लुई 16 से स्टार्ट हुआ तो लुई 16 के टाइम पे ही ऐसा हुआ है। छोटे छोटे रिवोल्ट्स लोगों ने करे हैं, लोगों ने पार्टिसिपेट करा उन रिवोल्ट्स के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या थी, वो रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हो गया? बिकॉज जो पीजेंट्स और जो वर्कर्स इन रिवोल्ट्स को कैरी आउट करते थे या इनमें जो पार्टिसिपेट करते थे, दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। मतलब उनके पास हथकंडे नहीं थे, उनको तौर तरीके नहीं पता थे कि कैसे वो एक परिवर्तन लेकर आएंगे, फिर चाहे वो परिवर्तन एक सामाजिक तौर पर परिवर्तन हो या उनकी बद से बदतर हालात जो होती जा रही है अर्थव्यवस्था के नाम पर, वो अर्थव्यवस्था का एक परिवर्तन हो। उनको ये नहीं पता था कि उनको कौन कौन से तौर तरीके, अस्त्र शस्त्र, साम दाम दंड भेद क्या यूज करना है कि वो एक परिवर्तन लेकर आ सके सामाजिक और आर्थिक लेवल पर। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली किसने? थर्ड एस्टेट के अंदर आपको पता है कि कुछ लोग जो थे वो एजुकेटेड थे। अब जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनके पास, दोस्तों आप जानते हो कि आइडियाज होते हैं, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी होती है, जो ब्रेन होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। अच्छी बात ये थी कि थर्ड एस्टेट के लोग जो अमीर थे भी या जो एजुकेटेड थे या एजुकेशन और नए आइडियाज के बेसिस पर अपना जीवन आराम से कंफर्टेबली बिता सकते थे, इन लोगों ने अपने सुख चैन को त्यागा और उन लोगों की मदद करी जो कि बहुत ही ज़्यादा लुई 16, उसके खानदान वाले, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के द्वारा पिस रहे थे।
वो गरीब जनता, वो गरीब किसान, वो गरीब वर्कर, वो बेचारा लेबरर जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही और फूड इन्फ्लेशन का जो शिकारी है, ऐसे लोगों की इन्होंने मदद करी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तौर तरीके सावधान दंडभेद अपनाने चाहिए ताकि एक सामाजिक और आर्थिक लेवल पर एक परिवर्तन आए, ये समस्या उन ग्रुप्स के लोगों ने उठाई जो कि थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। और इन लोगों के पास क्या था, एक तो ये अमीर थे, दूसरे ये एजुकेटेड थे, और तीसरे इनके पास नए नए आइडियाज थे, इन्वेंशंस इनोवेशंस के, प्लस कैसे एक सक्सेसफुल तरीके से रिवोल्ट या क्रांति प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ किया जा सकता है। इन लोगों ने जो सफरर्स थे, जो विक्टिम्स थे, पुअर पीजेंट्स, लेबरर्स, गरीब किसान, उनको गाइड करा। अब ये थे कौन? बेसिकली थर्ड स्टेट के लोग, ये तो हम जान गए, लेकिन ये और कौन लोग थे? ये लोग थे मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट जितने हाईली प्रिविलेज्ड तो थे नहीं, इतना पैसा तो था नहीं जितना लुई 16 के पास या क्लर्जी के पास या नोबल्स के पास हुआ करता था। तो ये आए कैसे, एकदम से मिडिल क्लास इमर्ज कैसे हुई? तो देखो, इसके पीछे की कहानी है जो कि एक पॉइंट के अंदर मैंने वाइंड अप करके आपको समझाती है, और प्लस में कुछ फोटोज दिखाता हूं आपको। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना दोस्तों। 18वीं शताब्दी की बात है, नए नए सोशल ग्रुप जो हैं वो फ्रांस और यूरोप की धरती पर इमर्ज हो रहे थे, जिनको नाम दिया गया मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आप अल्ट्रा रिच या वेरी रिच नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको पुअर भी नहीं कह सकते, ठीक है। इन्होंने अपनी वेल्थ कैसे अर्न करी? फ्रांस में जब धंधा व्यापार वगैरह बढ़ रहा था, तो एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और वो है दूसरे देशों में समुद्र के रास्ते से व्यापार बढ़ना, स्पेशली इन कमोडिटीज लाइक कपड़े, इन कमोडिटीज लाइक कपड़े। तो कुछ लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया, वो लोग मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स बन गए फ्रांस के अंदर। उन्होंने ओवरसीज ट्रेड करना, समुद्री जहाज वगैरह जो जाते थे, जो गुड्स लेकर जाते थे लाइक वुलन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, और इनको खरीदता कौन था? दूसरे यूरोपियन देशों में जो राजा रानियां हुआ करती थी, महारानियां हुआ करती थी, उनकी बेटियां हुआ करती थी। बेसिकली रॉयल जो फैमिलीज थी, उनको 18वीं शताब्दी में एक शौक लगा था, एक चस्का लगा था कि वो वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स के कपड़े पहनेंगी जो कि फ्रांस से बनकर आते हैं। और इसको रिचर मेंबर जो है सोसाइटी के जो लोग थे, जो इवन फ्रांस के भी जो लोग थे, वो भी पहनना पसंद करते थे। तो लोग कपड़ों के व्यापारी, कपड़ों के मर्चेंट्स, ये सब बनने लग गए। और इन लोगों ने 18वीं शताब्दी में जब ये धंधा चल रहा था, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, रज के पैसा कमाया। अल्ट्रा रिच तो नहीं बन सके लाइक क्लर्जी, नोबल्स एंड लुई 16 उसके परिवार की तरह, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर ली थी इन्होंने। गरीब नहीं कहोगे आप इनको, और ये क्लास को नाम दिया गया मिडिल क्लास। तो आप समझ गए, मिडिल क्लास की डेफिनेशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से होती है। फ्रांस में समझ गए मिडिल क्लास कैसे उत्पन्न हुई? क्लियर? अब देखो, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा दोस्तों, थर्ड एस्टेट जो थी, जो थर्ड लेयर थी, जो कि मैं आपको एक लेयरिंग दिखा रहा था फ्रांस की सोसाइटी की, जहां पर मैंने आपको बताया था क्लर्जी फर्स्ट लेयर, नोबल सेकंड लेयर, और थर्ड एस्टेट के अंदर कुछ रिच वगैरह लोग भी आते हैं। वहाँ पर वर्कर्स, पीजेंट्स, गरीब किसान सबको ही हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस को कैरी आउट करने वाले लोग भी हैं। तो थर्ड एस्टेट में मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा कुछ प्रोफेशनल लोग भी इंक्लूडेड थे, जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। अब मैं आपको जैसा कि बता रहा था इस टॉपिक में कि आप जो है प्रिविलेज्ड लोग, मोनार्क को कहोगे, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के लोग को कहोगे, आप इसके अंदर थर्ड एस्टेट के लोगों को गालियां कृपया करके मत देना अपने दिलो दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छे लोग थे, भले ही अमीर है, ये अच्छे लोग थे। क्यों? देखो, एजुकेटेड है, सब कुछ है, न्यू आइडियाज है इनके पास, रिच भी बन चुके हैं, मिडिल क्लास के लोग भी बन चुके हैं, प्रोफेशन भी अच्छा खासा ऐसा चुन रखा है जिससे आराम से बैठे बैठाए रोटी कमा सकते हैं, लाइफ टाइम खा सकते हैं। फिर भी इन्होंने
ये डिसाइड करा, इनका ये मानना था, इनकी सोच बहुत अच्छी थी, इनका ये मानना था कोई भी ग्रुप समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस मिले, जैसा कि एंजॉय करते हैं लुईस 16 के परिवार वाले, क्लर्जी और नोबिलिटी। इनकी जो आलीशान शानो शौकत वाली जो जिंदगी है वो एक प्रिविलेज बर्थ है उनका, वो उनकी एक प्रिविलेज है जो कि बर्थ के बेसिस पर उनको मिल रखी है। अब ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मिडिल क्लास के लोग हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, फिर भी लेकिन इनकी इतनी अच्छी सोच है कि इन्होंने ऐसा माना। और सिर्फ कुछ लोगों के मानने से कुछ नहीं होता, ये लोग मदद करने जो विक्टिम्स थे, जो सफरर्स थे, थर्ड एस्टेट के अंदर जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर वर्कर्स थे, हैव्स एंड हैव नॉट्स के जो शिकारी थे, उनकी मदद करने आए। इन लोगों का ये मानना था, थर्ड एस्टेट के इन लोगों का, ये सब जो मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कि पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट के बेसिस पर उसको मिलनी चाहिए, ना कि बर्थ के बेसिस पर। तो इन लोगों ने एक ऐसी समाज का, ऐसी सोसाइटी का सपना देखा जहां पर सब लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज मिले सारे लोगों को। और फ्रांस में इस टाइम पर फिलोसफर्स के आइडियाज सर्कुलेट होने लग गए। ये तो इनकी सोच है ना, ये तो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं ये तो अलग ही लोग हैं, आप इनको फिलोसफर थोड़ी ना कहोगे, ये तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी गरीब लोगों की, सफरर्स की मदद करने के लिए इनका ये मानना है कि बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पर पर्सन की समाज में औकात होनी चाहिए। अब इनके आइडियाज को और ज्यादा पुट फॉरवर्ड करा गया कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा, जिनका ये मानना था कि फ्रीडम और इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होने चाहिए, ना कि गिने चुने लोगों के लिए। और ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर जो दो बहुत फेमस हुए फ्रांस की धरती में, वो कौन थे, जिनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपका ऑप्शनल है PSIR तो। उनका नाम था जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। इसको कहते हैं जीन जैकस रूसो। ही इज जॉन लॉक एंड दिस पर्सन इज जीन जैकस रूसो। ये जॉन लॉक है। ओके, अब इनकी कुछ किताब है जिसके बारे में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे भाई ये तो ऑप्शनल के लोगों का क्वेश्चन है, यूपीएससी कैसे डाल सकता है इस क्वेश्चन को ऐसा करके, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में कल को आपको एक क्वेश्चन आ गया तो आपको चौंकना नहीं है, इसलिए नहीं चौंकना है बिकॉज ये 9th क्लास की NCERT से निकला हुआ चीज़ होगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन दिया था, उसने एक चीज़ पूछी थी कि गांधी और कार्ल मार्क्स के आइडिया में क्या सिमिलरिटी है, एक ऑप्शन चुनो, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। तो वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो। अब उसको क्लेम करने वाले जो अनपढ़ लोग हैं वो यही कहते रहते हैं भाई PSIR के लोग ही कर सकते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अपने दिमाग से फितूर आप निकाल दो कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है तो आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। घमंड नहीं रखना है किसी भी क्वेश्चन से, और नहीं अपनी नॉलेज के बेसिस पर उछलना है। एक्सेप्ट करना है भाई, अगर आता होगा तो बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर लेंगे, रिवीजन इतनी अच्छी करके जाएंगे, नहीं आता होगा तो छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो जॉन लॉक जो ये पर्सन है, जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, इसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब के अंदर इसने दो चीजों की बहुत बेइज्जती करी थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मतलब वैसे तो एक ही चीज हुई है, लेकिन अगर आप यहां से यहां तक इसको अलग करो ना, डिवाइन राइट और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। देखो ये वाला जो आइडिया है ना,
हम इसके बारे में आगे चलकर अभी जानेंगे। अभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपका सिर्फ स्टार्टिंग चल रही है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हम आराम से इसको इत्मीनान से कवर करेंगे। शॉर्ट में अभी के लिए आप इतना समझ जाओ। ये चीज, ये वाला जो आइडिया है ना, अगर आप एंशियंट और थोड़ा सा पार्ट अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो आपको ये आइडिया कुछ सिमिलर सा लगेगा। कैसे? जब मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री कवर करवाई थी, फिर चाहे वो पूरम दलाल दहिया की बुक हो या फिर एनसीईआरटी हो, तमिलनाडु की बुक हो, मैंने आपको, पहले मैं इंडिया की बात करता हूँ ज़रा आपको समझाने के लिए। मैंने आपको बताया था किसी भी एक राजा को राजा बने रहने के लिए जो पब्लिक है उसका सपोर्ट चाहिए होता है। सवाल ही उठता है, जनता क्यों माने कि यही पर्सन हमारा राजा होगा? जनता इसके खिलाफ विरोध भी तो कर सकती है। इस विरोध को, इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए राजा हमेशा एक पर्सन का सहारा लेता था और वो होता था पुरोहित। पंडित, पुजारी पंडित, मंदिर में काम करने वाला पुजारी पंडित, ठीक है। ये पर्सन जनता को ये बोलता था कि ये जो राजा हैं आपके, आप इनको भगवान की परछाई मानो, आप इनको भगवान का अवतार मानो, इनके किसी भी हुक्म को आपको आंखें मूंद कर, आंखें मीच कर फॉलो करना है। अगर आप इनके ऑर्डर को डिफाई करते हो तो यानी कि आप भगवान के ऑर्डर को डिफाई कर रहे हो। ये चीज़ मैंने नोट्स में यहां पर इसलिए नहीं लिखवाई है दोस्तों, मटेरियल टीम से बोलकर, क्योंकि ये चीज़ हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और ये चीज़ कोई लिखने वाली बात नहीं है। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में जो कवरेज है, जो मैंने कवर करवाई है, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर, क्योंकि मुझे इंडिया का एग्जाम्पल देना था, इसलिए मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ। बाकी ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, आपको खुद से नोट मेकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। एक दो एग्जाम्पल कभी मैं एक्स्ट्रा बोल जाऊँ, वो बोल जाऊँ, तो आप उसको लिख लो प्रिंट आउट निकलवा के या फिर कहीं कॉपी में। बाकी आपको इसके अलावा कोई अलग से सेपरेट नोट मेकिंग नहीं करनी है। मल्टीपल टाइम्स आप वीडियोस को देखो, लेक्चर्स को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स आप इन नोट्स को पढ़ो, और जो भी इंग्लिश के मैं टफ वर्ड्स बताता हूँ तो आप उसको हिंदी में लिख लो। अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना एक बारी कि सर जो बीच बीच में कभी कभार जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, कंसेप्ट तो चलो मैं समझा ही देता हूँ, वर्ड्स होते हैं, तो क्या मैं ब्रैकेट में उसका हिंदी अनुवाद डलवा दिया करूँ क्या टीम से बोल करके, हिंदी लिखवा दिया करूँ उसकी, क्या आप समझ जाओ मतलब वो करके। तो मटेरियल क्या, अगर आपको कहते हैं ना जिसको एक वर्ड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन में चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा नोट्स जो है वो अलग तरीके से ऐसे करके बनवाने लगूंगा। इंग्लिश वालों को समझ में वो वैसे ही आ जाएंगे। हिंदी वालों के लिए क्या होगा कि अगर बार बार उनको वीडियो लेक्चर देखकर या मेरा कोई जो टर्म है वो उस टाइम पर याद नहीं रहा, इसकी अंग्रेजी अभी यार गूगल करके उनको देखने का टाइम नहीं है, तो वो ब्रैकेट में ही आपको उसका हिंदी शब्द आसान वाला मिल जाएगा ताकि आपको लाइन इंटरप्रेट हो सके। अगर आप ये वाला काम करवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को नीड है इस चीज़ की, तो मैं मटेरियल फिर दूसरी तरीके से इंग्लिश वे में बनवाने लग जाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बनाकर, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये तो हो गई इंडिया स्पेसिफिक बात। सेम प्रिंसिपल को जो मैंने आपको ये समझाया ना, ये जो कहानी समझाई मैंने आपको, आप इसको अप्लाई कर दो यहां जाकर इस कंसेप्ट में, ठीक है। कैसे? एक मिनट के लिए समझाता हूं मैं आपको। देखो, अब फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर पंडित या पुजारी तो हो नहीं सकता, तो वहां पर कौन है उसकी जगह? क्लर्जी, यानी कि चर्च, ठीक है। चर्च वाले जनता की, राजा के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अब यहां पर भी जो राजा था वो ऑब्वियस ही बात, जब पुरोहित इतना बड़ा इसका काम करके दे रहा है,
लोगों की साइकोलॉजी को उसके फेवर में करके ला कर दे रहा है, तो भाई राजा तो गुलाम बन जाएगा पंडितों का, पुजारियों का। सिमिलरली कुछ ऐसी ही चीज़ फ्रांस के अंदर भी चलती थी, यूरोप की धरती के अंदर भी चलती थी। चर्च और क्लर्जी जनता को ये वाली बात समझाती थी कि आपके जो राजा हैं वो भगवान के भेजे हुए अवतार हैं। अगर आप इनके ऑर्डर को डिफाई करते हो, यानी कि आप चर्च की, गॉड की, जीसस क्राइस्ट की अवहेलना कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये है यहाँ पर जिसकी फोटो लग रखी है, ये है आपका लुई 16। जनता अभी तक इसका विरोध क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि चर्च जो है वो लोगों की साइकोलॉजी से खेल रही थी। जॉन लॉक ने एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर इस आइडिया को रिफ्यूट करा। उसने बोला बकवास बातें, बकवास बात और तकियालूसी ख्यालात है ये, तकियालूसी विचार है ये, बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ है ये कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रीन या प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। कि मतलब डिवाइन का मतलब गिवन बाय गॉड, और एब्सोल्यूट का मतलब नॉट एबल टू बी चैलेंज्ड बाय एनीबॉडी। कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। जॉन लॉक का ये मानना था भाई क्यों नहीं कर सकते चैलेंज, क्यों नहीं आवाज उठा सकते उसके खिलाफ, सब कुछ गलत कर रहा है। भगवान तो नहीं करता ऐसा गलत इतना जितना अन्याय ये हो रखा है रामजादा। हम तो नहीं मानते जीसस क्राइस्ट का ये अवतार है, मनुष्य है ये। तो ये हो गई जॉन लॉक की बात। इस आइडिया को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी चैप्टर आगे बढ़ने तो फिर आता हूं इस आइडिया की तरफ डिटेल में। फिर जीन जैकस रूसो की बात करते हैं। रूसो की एक फेमस किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का यह मानना था राजा ऐसे ही नहीं आना चाहिए खानदानी परंपरा के अनुसार के मुंह उठाए राजा बन गए। उसने प्रपोज करा सबसे पहले तो देश को चलाने के लिए एक सरकार का गठन करा जाए, और वो सरकार जनता और उनके प्रतिनिधि जो हैं जिनको जनता चुनेगी उनके आपसी संबंध मेलजोल से बने। यानी कि उसने जो आइडिया दिया था, जिसके ऊपर किताब लिखी थी, वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। इसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट समराइज वर्जन समझ जाओ अभी हर चीज का, ठीक है। तो रूसो ने आइडिया कैरी फॉरवर्ड करा था, बोला था उसने कि सरकार एक बने फ्रांस के अंदर जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में होगा? जनता के बीच में, और जनता के बिहाफ पर जो प्रतिनिधि देश को और सरकार को जो चलाएंगे वो। ऐसे ही नहीं कि खानदानी परंपरा के अनुसार उनका बेटा, उनका पोता, फिर बनती चला जा रहा है, बनती चला जा रहा है, राजा रानी राजा रानी राजा रानी। नहीं, जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधियों को। अब मैंने यहां पर ये कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की फोटो क्यों लगवाई है, इस चीज का एकदम से यहां पर क्या मतलब है, आपको एक चीज समझाने के लिए। रूसो ने ऐसा क्यों बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? देखो, जिस प्रकार से दोस्तों मैरिज जो होता है, मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम, देखो आप भी जानते हो कि 2 लोग तो चाहिए, चाहे किसी भी चीज का वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सरकार बनाने के लिए, देश चलाने के लिए, पैसों का कोई एग्रीमेंट हो, शादी हो, कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके लिए 2 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है भाई, मान लिया। अब उनमें से जब तक दोनों हैप्पी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक वो शादी और वो जो सरकार बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चलता चलाएगा। अगर एक भी पर्सन जो है, अगर वो नाखुश हो गया इस चीज से, तो यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से कर सकता है या कर सकती है विड्रॉ। इसलिए मैरिज जो है ना, रिचुअल्स की एक अलग ही पहचान और एक अलग ही बात होती है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन
रिचुअल से ज़्यादा अगर लोगों के दिमाग पर हावी होने लगे सैडनेस और वो नाखुश हैं, तो वो पल भर का मौका नहीं लगाते हैं एक बोल्ड डिसीजन लेने में। आई वॉन्ट टू एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, फिर चाहे वो मैरिज हो चाहे कुछ भी हो। अब यहां पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा? जब तक इनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक अच्छी सरकार बनाकर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, तब तक जनता जो है वो उनको सपोर्ट करेगी। अगर जनता के विशेष के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता जो है वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी? टर्मिनेट। जैसे कोई पर्सन अपनी शादी को जो है वो टर्मिनेट कर दे, मान लो। समझ गए? बताओ जल्दी बताओ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ में आई? ओके। अब यहां पर वैसे तो दो ही पॉलिटिकल फिलोसफर्स के मैं नाम दे रखे थे, एक और कवर कर लेते हैं जरा, क्योंकि काफी फेमस हुए इस टाइम पर फ्रांस में। उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉस, और ये हैं पर्सन मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। इनका ये मानना था कि पावर जो है सरकार बने, मतलब ये जो रूसो है ना, रूसो के आइडिया को आगे लेकर गए, और रूसो खुद आइडिया लेकर आगे गया था जॉन लॉक का। ठीक है। उसने बोला था एक सरकार बननी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, ये तो चीज़ होनी नहीं चाहिए। जॉन लॉक भी यही मानता था और रूसो भी यही मानता था। ठीक है, कि ऐसा तो कुछ सिस्टम होना ही नहीं चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन या एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का। मॉन्टेस्क्यू ने जो ये बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉस, इसने ये बोला कि सरकार जो है सरकार बने, लेकिन उसके अंदर ना उसके वर्क की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके काम की डिवीजन हो। देयर शुड बी अ लॉ मेकिंग बॉडी, देयर शुड बी अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, एंड देयर शुड बी अ बॉडी जो कि पनिश करे उन लोगों को जो कि लॉ मेकर्स की, मतलब जिन जो लॉ है जो बना हुआ है उसकी अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको वॉयलेट करते हैं। दैट मीन्स जुडिशरी, जिसको आप आम भाषा में कैसे समझते हो? कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जिसको आप हमारे देश में कहते हो मतलब लॉ मेकर, जैसे एमपीज हो गए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो गए, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गए, जो कि बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद हो गए। ठीक है। अब ये जो मॉडल था ना, फ्रांस के फिलोसफर्स किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? फ्रांस में वाला मॉडल क्यों अडॉप्ट करवाना चाह रही है सब गवर्नमेंट का और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का? क्योंकि ये जो मॉडल है ना, आपको पता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यूएसए तो बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। तो ये जो मॉडल है सरकार का, जहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर डिवाइड होती है और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, ये यूएसए में चला आ रहा था। जब यूएसए बना कैसे? जब 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से आज़ादी पाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, और इसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में इनिशियली कवर करवा चुका हूँ, ये वाली चीज़ है ना। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब फ्रांस को इंस्पिरेशन मिली कैसे? फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने देखा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। उन्होंने देखा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को गारंटी करता है, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है। तो इससे फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। अब इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ जो हैं वो आम जनता तक पहुँचे कहते, क्योंकि पहुँचे कैसे? अब ये एक समस्या थी, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, फिलोसफर्स ना थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल में बात करते हैं। आम जनता को इतना समझ में आता नहीं है, उनको लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या समझाना चाह रहे हो हमें, साफ शब्द तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहे हमें। तो इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के, लेकिन जो भी पढ़े लिखे लोग थे, और आपको भी पता है ना थर्ड स्टेट, अभी मैंने आपको बताया, वो तो आम जनता के सपोर्ट में ही है थर्ड स्टेट के लोग, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एजुकेटेड लोग जिनके पास आइडियाज़ वगैरह हैं, ये तो पूरा का पूरा सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं जनता को। तो इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगे, लोग इनके आइडियाज़ से सहमत होने लगे, इनके आइडियाज़ पर एग्री करने लगे, और वो लोगों की, आम जनता की डेली लाइफ में चर्चा का विषय बनने लगा। जब वो बाल कटवाने जाते थे वहाँ पर बातें चल रही हैं सब चीज़ों के बारे में, जब वो साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, तब ये सब डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं।
और ये लोगों के बीच में पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज स्प्रेड होने लगे थ्रू बड़ी सारी किताबें और बड़े सारे अखबार। ठीक है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर है। वैसे तो दोस्तों 10th क्लास में ना, मैं जब 10th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी मैं आपको उसके अंदर एक चैप्टर करवाऊंगा जिसको कहते हैं, आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे वो कवर करा होगा, प्रिंट कल्चर। आपको पता है ना बुक्स और न्यूज़पेपर्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है। उस चैप्टर से हमें ये पता लगती है कि कैसे लोग जो है वो पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड रहते थे। उनको दूसरे लोगों के आइडियाज़ जो है वो न्यूज़पेपर से, जर्नल से, मैगजीन से, बुक से पता लगते थे। तो ये सब आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। अब लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर ये तो लिटरेट लोग समझ पाएंगे, अखबारों की भाषा, किताबों की भाषा, या जो उनको कुछ बोलकर बता रहा है। इलिटरेट लोगों को क्या, उनका क्या होगा? फ्रांस के अंदर वो भी तो होंगे। तो जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, ठीक है, जो लोग ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, जो अनपढ़ लोग थे फ्रांस के अंदर, तो बाकी लोग जो हैं जब वो उनसे सैलून पर या कॉफ़ी हाउसेस वगैरह में मिलते थे गेट टुगेदर करने के लिए, तो वो उनको ज़ोर ज़ोर की बोल कर अनाउंसमेंट करके सुना देते थे, जैसे रेडियो चलता है या फिर किसी की कोई बात हमें समझ में आती है। अब क्या हुआ, अभी तक लोगों का आक्रोश अच्छा खासा है, आप देख रहे हो। हमने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर लिया था तो हमने ट्रेलर पहले देख लिया था कि क्रांति हुई, लेकिन अब हम सब कुछ बैकग्राउंड ही डिस्कस कर रहे हैं। अब जनता वैसे ही बहुत त्रस्त है। किसकी वजह से? फूड इन्फ्लेशन की वजह से, है ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से। अब एक खबर और फैल गई फ्रांस के अंदर। वो क्या खबर? ये फैली कि जो लुई 16 है वो फिर से प्लान कर रहा है और ज़्यादा टैक्सेस इंपोज करने के लिए, क्योंकि वो अपने राज्य की व्यवस्था का खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, उस खर्चे को मीट करने के लिए। इसकी वजह से जनता में और ज़्यादा गुस्सा और एक तरीके से आंदोलन का एक माहौल पैदा हुआ अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, कि साला हर चीज़ में हम ही सफ़र करें। इनको क्या है, लुई 16 को फर्स्ट एस्टेट के जो लोग हैं, सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं, फिर चाहे वो नोबिलिटी की बात हो या क्लर्जी की बात हो, इनको फर्क ही क्या पड़ता है? टैक्स अब जब लगाया गया, अगर अब बढ़ाया गया तो हम तो मौत को ही प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक तो ये सिर्फ बर्डन था जो हम पीठ पे लेकर चल रहे थे। इस बार तो टैक्स के बढ़ती हुई हालातों की वजह से, फूड क्राइसिस की वजह से हमारी डेथ हो जानी है। और ये हरामजादा लुई 16 इन सारी करतूतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जाके जनता जो है अब वो रुकेगी नहीं, अब वो आएगी सड़कों पर। और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा, सबसे पहला तो नहीं, अमेरिकन वगैरह रेवोल्यूशन पहले हो चुके हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे नए नए आइडियाज़ पैदा होंगे और जिससे इंस्पिरेशन बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलेगी। इनफैक्ट भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इंस्पिरेशन ली गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो दोस्तों, अगर आप इस मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हो तो काइंडली स्कैन द QR कोड। 21 रुपीज़ यू नीड टू पे फॉर चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे सेंड कर देना। यू कैन यूज़ टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये नंबर दोनों जगह पर अवेलेबल है। और आपको अपना जो मटेरियल है, PDF है, PPT है, जिससे भी जो पढ़ाया जा रहा है, ये आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।